पंडित जी कहते हैं कि अगर तूने अपनी बेटी का विवाह इस घर में किया तो तेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रहेगी। इनकी कुंडली में कुछ भी अच्छे से मैच नहीं कर रहा है, प्लस लड़के में कई दोष है। यह देखो, यह संकेत है, कुंडली में बड़ा संकट लिखा है। तो दुकान पे जा रहे थे, जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं इनके घर के बाहर एक पोटली रखी मिलती है काले रंग की। जिसमें कुछ कटे हुए नाखून होते हैं, सिंदूर होता है। अब जैसे गंगल छिड़कते हैं वो श्रुति तड़पना शुरू कर देती है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक्चुअली सच्ची घटना ही है। ये कहानी है गुजरात की। गुजरात में किस जगह से है, क्या नाम है जगह का, वो सारा मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं किसी जगह का नाम ले देता हूँ या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम अगर सही नाम गलती से ले दिया या उनके कहने पर भी लिया तो कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो अभी मैं डिसाइड कर किया है कि मैं रियल प्लेसेस के नाम इस कहानी में नहीं लिया करूँगा किसी भी कहानी में। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ की कहानी हो सकती है। और मैं बस एक स्टेट का नाम या उस ज़िले का नाम इस तरह से आपको लेके उसे डिनोट करूँगा। तो ये गुजरात की ही कहानी है। तो गुजरात में एक फैमिली रहती है, मिस्टर रजत शाह, उनकी बेटी श्रुति शाह और उनकी वाइफ मीना शाह। ये रजत और मीना की इकलौती बेटी होती है श्रुति। और उसके लिए लोग शादी के लिए सर्च कर रहे होते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी करवा दी जाए। एज हो गई थी 24 साल के आसपास। तो सर्च किया जा रहा था हर जगह। तो जो रजत जी होते हैं तो वो अपने एक कज़न से बोलते हैं, उनका नाम मनोज होता है, कि अपनी भतीजी के लिए कोई रिश्ता अच्छा सा ढूंढ के लेके आ। तो मनोज जी भी अपने कॉन्टैक्ट निकालते हैं और उनके कांटेक्ट में एक फैमिली आती है जो कि सूरत से बिलोंग करती है। तो सारी बात हो जाती है और अब बारी आती है कि लड़के वाले लड़की को देख लें और लड़की वाले लड़के को देख लें। जब फैमिली वाले रिश्ता लेके एक दूसरे से मिलने के लिए एक डेट और टाइम डिसाइड करते हैं और उस फला डेट पर ये लोग मिलने जाते हैं उस फैमिली से। तो जब मिलने जाते हैं तो लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और लड़की को लड़का। एकदम सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। तो इन्होंने सोचा कि चलो जब इतना कुछ अच्छा हो ही गया है। अच्छा, लड़के की फैमिली में लड़का अपनी फैमिली का अकेला था, उसके पेरेंट्स होते हैं और वो अकेला होता है। तो जो लड़के की माँ होती है उनका नाम होता है सुनीता और लड़के के पिता का नाम होता है राजेश और लड़के का नाम अपना होता है, मान लो हम सुरेश रख लेते हैं। तो इस तरह से एक शादी जब फिक्स हो जाती है कि चलो अब कुंडली मिला लेते हैं, तो लड़के वाले जब अपनी कुंडली देते हैं, श्रुति की फैमिली उस कुंडली को लेके वापस आ जाते हैं अपने यहाँ कि चलो पंडित जी को दिखाएंगे और फिर जो भी होगा प्रोसीजर जो होगा और जब भी टाइम जो भी डेट एंड टाइम डिसाइड होगा तब उस डेट पर हम शादी वगैरह कर देंगे। उससे पहले हम शादी की तैयारियाँ वगैरह भी जो होंगी वो अपनी करनी शुरू कर देंगे। तो लेके आए अपना कुंडली वगैरह घर पे और अगले दिन पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी आते हैं और जब पंडित जी आए तो उन्होंने कुंडली दिखाई पंडित जी को, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कुंडली देखो। कुंडली देखते देखते पंडित जी को पसीने छूटने लग गए और पंडित जी कहते हैं कि अगर तूने अपनी बेटी का विवाह इस घर में किया तो तेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रहेगी। इनकी कुंडली में कुछ भी अच्छे से मैच नहीं कर रहा है, प्लस लड़के में कई दोष है। और आप अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है आप किसी थर्ड पर्सन को भेजकर पता लगवाइए। तो जो श्रुति के पापा होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमने मनोज भाई साहब को बताया वो तो यही बोलेंगे कि सब कुछ सही है, मानने से इनकार कर देंगे। तो उन्होंने किसी एक प्राइवेट डिटेक्टिव टाइप बंदे को हायर किया और बोला कि आप जाके इस लड़के के बारे में पता लगाओ, सुरेश, और उनकी फैमिली कैसी है। तो उस डिटेक्टिव ने एक हफ्ते का टाइम लिया और अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह जब बना ली उस लड़के के बारे में तो आके इनकी फैमिली से बताते हैं कि ये वो लड़का एकदम सही नहीं है। वो खूब शराब पीता है, जुआ खेलता है और अय्याशी करता है और मतलब कोठे पे भी जाता है। मतलब कोई भी अवगुण ऐसा नहीं जो उसमें ना हो। वो बिल्कुल भी सही नहीं है और जिसने भी आपको बताया कि आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी बिल्कुल सही बताया है।
और उसने लाके प्रूफ वगैरह भी दिए, जो फोटोग्राफ वीडियो वगैरह उसने बनाई थी, प्राइवेट डिटेक्टिव सारा कलेक्ट करते हैं, आप सबको पता है। तो ये सुनते ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, फ़ोन करके बोला कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, आप अपने लड़के के लिए कोई और लड़की देख लीजिए। तो जो लड़की के घर वाले थे वो आग बबूला हो गए कि यार अचानक से ऐसे कैसे मना कर सकते हो। वो सीधे इनके घर पे आ गए। अब जब घर पे आए इनके तो वही कि झगड़ा एक तरह का एक शुरू कर दिया कि आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो, हमें कारण तो बताओ कि ऐसा क्या है। तो श्रुति की मम्मी जो मीना थी वो एकदम से भड़क जाती हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं कि तेरा लड़का तो एक नंबर का आवारा है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, झगड़े करता है, जुआरी है एक नंबर का, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँगा, क्यों ख़राब करूँगी। अब ये सुन के जो उसकी मम्मी होती है सुनीता, वो भड़क जाती है कस के, जो लड़के की मम्मी होती है, और इन्हें ऊपरांग बोलना शुरू कर देती है, तुम क्या समझते हो कि तुम नहीं करोगे तो मेरे लड़के की शादी कहीं नहीं होगी, और तुझे बड़ा घमंड है अपनी बेटी पर। और तो उसकी बेटी ने बोलिया कि मुझे पसंद नहीं आपका बेटा, मुझे नहीं करनी शादी। ये सुन के सुनीता क्या करती है, श्रुति को थप्पड़ मार देती है। अब अपनी बेटी को थप्पड़ खाते देख कौन पेरेंट्स देख सकते हैं, वो भी अननोन आदमी से। वो लोग मार पीट करके इन्हें घर से बाहर धक्के दे के निकाल देते हैं। अब ये बाहर खड़े को भी वही बदतमीजियाँ कर रहे हैं कि मैं तेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इसे बड़ा घमंड है अपनी सुंदरता पर, इसको बर्बाद कर दूंगी। इस तरह का आर्ग्यूमेंट वगैरह वो लोग करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे लड़के वाले, जिसे सुन के मोहल्ले वाले भी आते हैं और वो लोग इनकी पूरी फैमिली को धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं कि दोबारा इस मोहल्ले में मत दिखाई देना, बोला पुलिस बुला लेंगे। अब इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं और श्रुति के पेरेंट्स इसके लिए दूसरी लड़का वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। एक दिन की बात है, इनके पापा ऑफिस जा रहे थे अपने, तो ऑफिस नहीं दुकान होती है इनकी, तो दुकान पे जा रहे थे, जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं इनके घर के बाहर एक पोटली रखी मिलती है काले रंग की, जिसमें कुछ कटे हुए नाखून होते हैं, सिंदूर होता है और कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, साथ में एक पर्ची रखी होती है जिसमें लिखा रहता है श्रुति। अब ये पर्ची पढ़ के कोई भी पेरेंट्स डर जाएगा, कोई भी इंसान डर जाएगा, लेकिन इनके पापा टोटली नॉन बिलीवर होते हैं इन सारी चीज़ों में। वो इन सारे भूत प्रेत आत्माओं में कोई भी भरोसा नहीं रखते हैं। उनके हिसाब से साइंस ही सब कुछ होता है और भगवान की पूजा करो और एक अच्छा जीवन व्यतीत करो। इन सब सारी चीज़ों पे से वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इन सारी चीज़ों में उनका कोई भी विश्वास था ही नहीं। पैरानॉर्मल में या हॉन्टेड में या भूत प्रेत आत्माओं में कोई भी तरह का इनका भरोसा नहीं होता है। तो ये उस चीज़ को देखते हैं और फेंक देते हैं वो पर्ची वर्ची बाहर जाके नाली में और अपना दुकान चले जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। 2-3 दिन बाद श्रुति की तबीयत खराब होनी शुरू होती है, जैसे उसे फीवर आना, बॉडी में दर्द होना। तो इन्हें लगा कि वायरल होगा इसलिए दर्द इस तरह से हो रहा है। तो इसके पेरेंट्स अपना डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो दिला के घर ले आते हैं। लेकिन अब यहाँ से असली खेल शुरू हो चुका था। आप सबको समझ में आ गया है कि काला जादू का खेल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब श्रुति की तबीयत दिन पे दिन बिगड़नी शुरू हो जाती है। अब श्रुति कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, तो इसके पापा अलग अलग डॉक्टर को दिखाते हैं। अब श्रुति के पापा श्रुति को अलग अलग डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। उसका वेट तेज़ी से गिर रहा है और उसके चेहरा एकदम काला पड़ना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से बीमार है। उसे टीबी हो गया है या कोई और ऐसे लाइलाज मर्ज हो गया है जिसका इलाज ही नहीं है। अब इसकी मम्मी बोलती भी है मीना कि आप क्यों ना एक बार पंडित जी को दिखा लो। तो वो भड़क जाते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो काला जादू इनकी फैमिली पर किया गया था सिर्फ श्रुति पर ही नहीं, इनके पापा पर भी किया गया था कि अगर ये कहीं इस तरह की चीज़ों पर अगर ये बोला जाए कि चलो दिखाना है तो ये दिखाने से ही साफ मना करते, जिससे श्रुति कभी ठीक ही ना हो पाए। हालांकि जब श्रुति की तबीयत और ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई और इनके घर में चीज़ों का मिलना और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शुरू हो गया था। जैसे कई बार इन्हें ऐसा लगता था कोई जीव को मारकर, जैसे कोई मुर्गी को काटकर उसकी गर्दन इनके घर के बाहर छोड़ के चला गया है। कई बार नींबू कटा हुआ मिलता था जिसमें सिंदूर लगा होता था, लौंगे धसी हुई होती थी। तो इनकी मम्मी को इन सारी चीज़ों पर भरोसा, लेडीज़ को वैसे भी थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि उनको उनके सामने चीज़ें आती रहती हैं और उन्हें थोड़ा सा ये भी रहता है कि चलो इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं कि शायद इससे ठीक हो जाए मेरी बेटी। बट इनके पापा टोटली दिखाने के लिए रेडी ही नहीं थे और इधर श्रुति की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी और साथ में इनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती थी। कई बार जैसे पानी के बर्तन अपने आप गिर जाते थे, कई बार कहीं छोटी मोटी आग लग जाती थी, उसे बुझाओ। कहीं जैसे टीवी है चल रहा है, चलते चलते अचानक से ख़राब हो गया, तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी। एक दिन ये लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, अचानक से
बाहर से आवाज़ आती है कि जैसे कुछ एकदम से आग लग गई हो, एकदम से धूम धूम करके जलने। तो बाहर जाकर देखते जहाँ पर बिजली का मीटर होता है ना, उस मीटर में आग लग गई थी। तो फटाफट सारा वहाँ से कनेक्शन वनेक्शन कटवा के और बुलाते हैं बिजली वालों को और उसे फिर से सही करवाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं इनके घर में आम हो गई थी। अब जैसे इन्होंने कपड़े धो के बाहर सूखने के लिए डाले, उन कपड़ों में आग लग जाती थी। और जैसे ये कोई भी इक्विपमेंट है, कभी किसी का मोबाइल अपने आप टूट रहा है, ख़राब हो रहा है, एकदम से स्क्रीन चली जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे के घर में होनी शुरू हो गई थी। बट जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि श्रुति, उसकी हालत बहुत से ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। अब वो सिर्फ अपने कमरे में रहती थी और खिड़की की तरफ एकटक देखती रहती थी। ऐसा लगता था कोई जैसे किसी चीज़ को वो घूरे जा रही है। और उसने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। फिर एक दिन की बात है कि उसने नहाना धोना भी बंद कर दिया। अब उसे नहाए हुए धीरे धीरे 15-20 दिन हो गए थे और उसके शरीर से ऐसी बदबू आनी शुरू हो गई जैसे कोई मरे हुए जानवर की स्मेल हो। उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त रहता था, पूरा कमरा गंदा रहता था और कोई मतलब जा नहीं सकता था उसके कमरे में। जब ये हाई टाइम हो गए तो इसकी मम्मी पूरी तरह से दुखी हो गई कि अब ये कैसे दिखाऊं। और इधर इसके पापा की भी हालत ख़राब होने लग गई थी, वो भी कमज़ोर होने लग गए थे और वो भी इस सारी चीज़ के चपेटे में थे। प्लस उनका बिजनेस भी डाउन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो दुकान पे कस्टमर आते थे तो उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे रहे हैं और चीज़ों का ख़राब होना शुरू हो रहा है। दुकान में माल आ रहा है तो वो ख़राब निकल रहा है, और जैसे किसी से उधारी लेनी तो उसने उधार देने से मना कर दिया। तो इनके भी बिजनेसेस में लॉस होना शुरू हो गया था इधर। और इधर श्रुति की हालत तो मैंने आपको बताई कि उसकी हालत क्या हो गई थी। धीरे धीरे कहानी चली जा रही थी। तो एक दिन श्रुति की एक फ्रेंड होती है निधि, जो कॉलेज टाइम में साथ में थी। तो एक दिन उसका मन किया मिलने का, तो उसके घर आ जाती है। जब काफ़ी टाइम से फ़ोन वगैरह नहीं पिक कर रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बहुत अच्छी दोस्त होती तो आ जाती है। और जैसे ही कमरे में जाती है वो बदबू झेल नहीं पाती, कहती इतना गंदा ये कैसे हो सकता है आंटी, ये तो बहुत साफ़ सुथरा रहने वाली लड़की है, इतनी सुंदर थी, हो कैसे गई एकदम काली सी और आंखों के आगे काले घेरे, बाल इसके झड़ गए हैं, एकदम दुबली पतली ऐसी कि जैसे कितने दिनों से इसने खाना नहीं खाया है। तो उसकी मम्मी फूट फूट के रोने लगती है श्रुति की, और वो सारी बात बताती कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। कहते हैं आपको लगता है मेरे बड़े पापा उतारा करते हैं और मुझे इन सारी चीज़ों की आभास हो जाता है, इसके ऊपर करवाया नहीं है, बहुत गंदे वाला करवाया है। आपको जितना जल्दी हो सके इसे एक काम करो, आप कल इसे लेके मेरे बड़े पापा के पास आ जाओ और वो इसका उतारा कर देंगे। तभी आंटी फिर थोड़ी देर बाद चाय वाय बना के लाती हैं, तो चाय देती हैं श्रुति को और नेहा को। वो श्रुति उठाती चाय और एक सांस से पूरी चाय पी जाती है। इतनी गर्म चाय होती है और वो एक सांस से पी जाती है। भले उसका गला जल गया हो, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, और बस वो पैर रगड़ते हुए बाहर खिड़की की तरफ देखे जा रही थी। उसके पैरों में जैसे बहुत दर्द हो और बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हो, और कोई आवाज़ नहीं निकाले, सिर्फ पैर ज़मीन पर गत्ते पर रगड़ रही है और खिड़की की तरफ देख रही है। तो श्रुति कहती कि आप देख लेना, कल जब आप इसे मेरे यहाँ लाने के लिए बोलोगे तो ये रेडी नहीं होगी और आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगी। तो अगर ये ऐसा करे तो आपके मंदिर में सिंदूर रखा है माता रानी का, वो इसका टीका लगा देना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और आप इसे यहाँ पर ले आना। और कहते कि अंकल को भी ले आना। तो उसमें अंकल तो ऐसे कर रहे हैं। तो कहती पहले आप श्रुति के ले आओ, अंकल को हम बाद में भी ठीक कर देंगे, अंकल के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन श्रुति के ऊपर बहुत बड़ा वाला काला जादू करवाया गया है कि इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगले दिन जब होता है तो श्रुति की मम्मी उससे बोलती है कि बेटा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो कहती है मुझे नहीं जाना। कहती चलो बेटा इतने दिन से अंदर बंद हो, चलो बाहर चलो घूमने चलो, अच्छा लगेगा। और तो सच में लड़ाई करना शुरू कर देती है श्रुति। कहती है आपको समझ में नहीं आया, एक बार मैंने मना कर दिया तो आपको एक बार में समझना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाना मतलब नहीं जाना। उसने बोला अगर आपने मुझे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं आग लगा लूँगी अपने आप को। अब ये सुन के इनकी मम्मी समझ गई कि जो भी आत्मा इसके ऊपर आई है, जो भी चक्कर इसके ऊपरी चक्कर है, वो इसे बाहर जाने नहीं देगा। तो वो चुपचाप जाती है मंदिर, सिंदूर लाती है और इसके माथे पर टीका लगा देती है। जिससे होता ये है कि ये इसका शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। और श्रुति की मम्मी अपना बुलाती हैं अपने एक आधे मतलब एक रिलेटिव इनके आए हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं अंकल को कि इसे लेके चलते हैं। तो गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे जाके इनकी फ्रेंड नेहा के घर पे ये लोग ले आते हैं। अब नेहा के बड़े पापा जो ये उतारा करते थे वो देखते ही समझ गए थे तुम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा देर कर दी है, अगर और भी देर हो जाती, 1 महीना और हो जाता तो इससे कोई भी नहीं बचा सकता था, इसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन अब अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और वो उसे लाके वहाँ पे जैसे ही बिठाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना शुरू करते हैं। अब जैसे ही गंगा जल छिड़कते हैं वो श्रुति
तड़पना शुरू कर देती है। वो ज़मीन पे फैल जाती है और हाथ पैर चलाना शुरू कर ऐसे चलाने लगती है कि मान लो उसके ऊपर जैसे कोई बहुत सारी तेजाब किसी ने डाल दिया हो, गंगा जल का असर उस पर ऐसा हो रहा होता है। और इधर जो नेहा के बड़े पापा होते हैं वो मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं और उतारना करना शुरू करते हैं। अब जैसे उतारा करना शुरू करते हैं ऐसे गंगा जल इसके ऊपर छिड़कते हैं और गंगा जल जैसे ही पिलाते हैं, श्रुति उल्टियाँ करनी शुरू कर देती है। उसकी उल्टी से काली काली राख, जैसे घुली हुई राख उसने पी रखी हो, कीचड़ काले रंग का उसके मुंह से निकलना शुरू होता है। वो उल्टी किए जा रही है, उसकी उल्टी में से कई लौंग निकल रही है, कभी कोई कटे हुए नींबू का टुकड़ा निकल रहा है, एक लाल रंग का कपड़ा भी निकला उसके गले से। जब काफ़ी देर हो गई उनके उतारा करते हुए और जब पूरी तरह से उसका वो जो उल्टी थी जब उसकी पूरी हो गई, जब उसका पूरा शरीर खाली हो गया तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब बारी थी कि पूरी फाइनल क्रिया करने की, जिसमें क्या करते हैं, अब उसके हाथ में एक धागा बांधते हैं और उसके आसपास एक यंत्र बनाते हैं और उसमें बिठा के जब उसका उतारा और शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि एकदम से इसके अंदर से कोई काली परछाई सी बाहर निकल रही है और बाहर निकल के वो एकदम से भाग जाती है, गायब हो जाती है हवा में और इसके बाद ये बेहोश होकर गिर जाती है। तो जो नेहा के बड़े पापा होते हैं वो कहते हैं कि अब ये पूरी तरह से सुरक्षित है और ये मैं मंत्र पढ़ के गंगा जल दे रहा हूँ, ये इसे डेली पिलाते रहना और 1 साल तक आपको अपने घर में हवन वगैरह करवाते रहना है। हर महीने आपको हवन करवाना अपने घर में। और ये जो मैं गंगा जल दे रहा हूँ इसे पूरे घर में छिड़कना है, आपको पानी में मिला लेना और घर के बाहर जरूर छिड़कना। कोई भी अगर आपके घर में आके अंदर ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अब जब वो आ जाते हैं घर पे तो कहते हैं कि इनके पापा को भी बहुत दिक्कत हो रही है। उनको कहते हैं दिक्कत तो है बट बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, जाना और उन्हें थोड़ा सा जल पिला देना, 7 दिन पिलाना, 8वें दिन अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब उनकी मम्मी ऐसे ही करते हैं, उनके पानी में वो गंगा जल मिला के चुपचाप देना शुरू करती हैं श्रुति के पापा को। तो श्रुति के पापा एक पॉइंट पर आकर 8वें दिन वो पूरी तरह सही हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई बहुत गहरी नींद से जागे हों। इधर श्रुति का भी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। तो फिर मीना बताती है अपने हस्बैंड को सारी बातें कि ये हुआ था इसके साथ और ऐसे ऐसे। तब जाके उसके पापा मानते हैं और अपनी गलती मानते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने सबसे पहले दिन मेरे हाथ में एक पर्ची आई थी जिसमें इसका नाम लिखा हुआ था एक पोटली में और उसमें काफ़ी पूजा पाठ का ऐसा तंत्र मंत्र का सामान था और मैंने वो चीज़ इग्नोर कर दी। काश मैंने उस दिन वो चीज़ इग्नोर ना की होती तो आज मेरी बेटी की ये हालत ना होती। एनीवेज फिर इधर श्रुति की रिकवरी शुरू हो जाती है। फिर अब इनका फ्रिक्वेंटली आना जाना लगा रहता था और हवन के लिए भी उनके बड़े पापा को ही बुलाते थे, उसकी नेहा के बड़े पापा को। तो एक दिन जब हवन के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि किसने करवाया था। तब उन्होंने कहा कि ये जो आपने शादी फिक्स की थी ना इसकी सूरत में, उस फैमिली में जो उसकी माँ है वो इस तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा रहती थी और उसने किसी अघोरी से बोलकर इसके ऊपर बहुत बड़ी मारण क्रिया करवाई थी। वो तो अच्छी किस्मत है आप लोगों की, आप लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हो और भगवान में विश्वास रखते हो, आप लोग ईमानदार हो, तो आपकी बेटी पर इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। अदरवाइज़ इसकी कभी भी किसी भी पॉइंट पर आकर इसकी मृत्यु हो सकती थी। और फिर धीरे धीरे करके 1 साल तक हर महीने हवन चला और हर महीने पूजा होती थी इनके घर में अलग अलग तरह की। और तब जाकर श्रुति अब पूरी तरह से ठीक है और फिर श्रुति की एक अच्छे घर में देखकर शादी वादी कर दी गई और वो अपना सुकून से अपनी जीवन जी रही है। देखो दोस्तों, काला जादू सच में बहुत बुरी चीज़ होती है और जो ये करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि किसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कोई किस हद तक बेकार हो सकता है, किस हद तक किसी की ज़िंदगी बेकार हो सकती है। उन्हें सिर्फ अपना काम करने से मतलब होता है, अपना पाप करने से मतलब होता है जो उन्होंने यहाँ पर किया था। अब इधर श्रुति की मम्मी ने बोला था कि उनको सज़ा कैसे मिलेगी, तो उनको सज़ा तो भगवान देगा। अब हमने आपके घर को अभिमंत्रित कर दिया है, आपके बच्चों को अभिमंत्रित कर दिया, आपकी फैमिली को अभिमंत्रित कर दिया है, आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं हो पाएगी। और जैसा कि मैं आपको हर एक कहानी में बताता हूँ कि जो ये तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, जो ये आत्माएँ लोग बुलाते हैं और उससे दूसरों का बुरा करवाते हैं, ये चीज़ें कभी भी फ्री में नहीं होती हैं। अगर आप करवाओगे किसी पर काला जादू, किसी का बुरा चाहोगे तो आपको अपनी सबसे प्रिय चीज़ देनी पड़ेगी। कई बार आपकी आत्मा भी वो लोग ले लेते हैं, वो आत्माएं जो होती हैं आपकी आत्मा पर कब्जा करना चाहती हैं। कई बार वो आपकी सबसे प्रिय चीज़, जैसे आपके घर में आपको कोई सबसे प्रिय, उसकी आत्मा ले लेंगे। तो इसलिए कभी किसी पर काला जादू या इस तरह की चीज़ें नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसका बैकफायर बहुत बुरा होता है और बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आप नो मैटर वॉट, आप जो भी हैं, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। सेम होता है उस लड़के की मम्मी के साथ में, सुनीता के साथ में। एक पॉइंट पर आकर जो वो काला जादू जिससे वो करवा रही थी और जो आत्मा उसने छोड़ी थी, वो आत्मा
उल्टा उसके ऊपर ही हमला करती है। पता चलता है कि एक दिन उसके बेटे की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वही जो बुरे काम का नतीजा बुरा होता है वही होता है उसके साथ में। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं, और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।